देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आपकी सरकार में और यूपीए की सरकार में कोई फर्क नहीं है, इन्फ्लेशन उनकी नजर में करप्शन है। सर, देश के गरीब आदमी जो 95% एफडीज में डालते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार के गलत फैसलों से 7% इन्फ्लेशन की वजह से वो 3.5% पर एनम उनको लॉस हो रहा है। सर, वहीं पर देश के गरीब प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि हम आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आटा, बिस्किट, टूथपेस्ट कम खरीद रहे हैं। देश के वो लोग जो कर्जों पर घर और गाड़ी लिए थे, उनके 1% लोन इजाफा हो गया, क्योंकि आपकी तरफ से गलत पॉलिसियों की वजह से आरबीआई ने 0.9% बढ़ाया तो बैंक्स ने 1% बढ़ा दिया। इस देश का किसान मोदी सरकार से पूछ रहा है कि 31 पैसे के लिए मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनओसी नहीं देता है, मगर आपकी सरकार ने ऐसे बड़े बड़े डिफॉल्टरों को 1,45,240 करोड़ रुपए आपने राइट ऑफ कर दिए बैड लोन के लिए। देश का गरीब, देश के सर आई एम कंक्लूडिंग, देश का गरीब देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आखिर वो कौन सा बड़ा सरमायादार है जिसका नाम ए से शुरू होता है, 14,000 करोड़ दिया जाता है, 12,000 करोड़ दिया जाता है, एनपीए होता है। ये कब तक ये स्कैम होगा? देश को आप बेवकूफ बनाते रहेंगे। सर, एफडी रेट 0.1% रिजन, but banks is making 0.8%. What is this? And in conclusion, sir, मैं खत्म करने से पहले याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी एक बजट स्पीच में एक शेर पढ़ा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने गरीबों के चिराग को गुल कर दिया, आपने दौलतमंदों की हवा में इजाफा कर दिया, आपने गरीबों के रास्ते पूरे बंद कर दिए। और शायर ने सही कहा था देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। सर, ये इनकी पॉलिसी है। सर, कंक्लूड कर रहा हूं, ये इनकी पॉलिसी। सर, खत्म करें। ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। देख लीजिए सर, सिर्फ 50 एमपी बैठे, इनको प्राइस राइज से मतलब नहीं है, मगर देश की जनता का आक्रोश समझिए, गुस्सा समझिए। आपको समझना पड़ेगा, गरीब मायूस है सरकार से। थैंक यू सर। Honorable member Sri Vallabh Lochan Das ji. Honorable member. धन्यवाद सर। आपने आज बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी आज हम नए सांसद हैं सर, पहली बार सांसद में आने का मौका मिला और आज इतने बड़े मुद्दे जो हम सबके घरों में जिसका असर पड़ता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और मैं बहुत ध्यान से यहाँ पे सुन रहा था सर, सबका कौन क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। और जैसे यहाँ पे बोला गया प्राइस राइज के ऊपर, और पिछले पूरा हम लोग सेशन में हमने देखा विपक्ष की तरफ से उन्होंने प्राइस राइज के ऊपर डिस्कशन का मांग किया और आज इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। तो मुझे नया, मैं सांसद हूँ, मुझे ऐसा लगा ये यहाँ पे जहाँ पे डिस्कशन हो गए, बहुत ही विद्वान लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब डिस्कशन होगा, डिस्कशन में एक निष्कर्ष निकल के आएगा कि कैसे हम लोग प्राइस राइज को कंट्रोल करेंगे, कैसे लोगों को हम लोग राहत देंगे, क्या यहाँ पे टेक्निकल या कुछ अच्छा सुझाव भी हमको सुनने को मौका मिलेगा। लेकिन सर, जब हमने सुना हमें ऐसा लगा यहाँ पे तो इंटेंशन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। मोदी सरकार के इंटेंशन क्या है? ऐसे एक प्रधानमंत्री जिनका कोई परिवार नहीं, देश ही उनका परिवार है, उनका कोई पर्सनल कोई चीज नहीं है, वो देश के लिए काम करने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके लिए वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखे, ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर अभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। और मुझे ऐसा लगा हम ऐसे देश में थे सर जिस देश में 2014 की बाद ही सारा प्रॉब्लम हो गया। 2014 से पहले देश में इतना खुशहाल था, इतना बढ़िया था, पूरा सिस्टम इतना सिस्टमेटिक था
फिर 2014 की बाद ही सारा खराब हो गया, पूरा सिस्टम खराब हो गया, लोगों का बहुत परेशानी हो गया, फ्यूल प्राइस बढ़ गया, पूरा देश में बहुत खराब चीज एक माहौल बन गया। उससे पहले तो बहुत ही अच्छा था, हम लोगों ने देखा था, और हम लोग जब कम उम्र में उस टाइम थे कि देख रहे थे तो देश तो बहुत खुशहाल था। उस टाइम तो प्राइस राइज भी नहीं था, इन्फ्लेशन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन 2014 का बाद ही सारा सिस्टम हो गया। सर 2014 का बाद अगर हम देखते हैं, एक अगर कॉम्परेटिव हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं कॉम्परेटिवली, जो फ्यूल प्राइस के ऊपर अभी जयंत सिन्हा जी ने बहुत बढ़िया तरीके से, निशिकांत दुबे जी ने बहुत बढ़िया तरीके से, हमारे जसकौर मीणा जी ने बहुत सुंदर तरीके से आंकड़े को रखा। सर मैं 2-3 पॉइंट ही आपको रखना चाहूँगा प्राइस राइज के ऊपर। ज़्यादा मैं सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से बात को रखा है। सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि 2014 से बाद अगर असेसमेंट करते हैं तो हम पीएम किसान सर 11 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। उससे पहले किसानों को ये पैसा मिलेगा ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। 11 करोड़ लोगों को हर घर सर, हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं 2.95 करोड़ लोगों को घर दिया जाता है। ये कहाँ से पैसा आके यहाँ पे दिया जा रहा है सर? मनरेगा में हम लोग हर लोगों को हम लोग 100 दिन का काम करने का हम व्यवस्था कर रहे हैं। हम स्वच्छ भारत के अंदर हम लोगों को 377 मिलियन पॉपुलेशन को हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम देखते हैं हम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को 28 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को 65,000 करोड़ का उनको रिवॉल्विंग फंड हम लोग दे रहे हैं। जनधन अकाउंट में सर हम सभी को पैसा देते हैं। सर 2 मिनट सर, प्लीज कंक्लूड। 2 मिनट सर 2 मिनट यस सर एग्रीकल्चर में अगर देखते हैं, अगर हम प्रोक्योरमेंट, पेडी प्रोक्योरमेंट, व्हीट प्रोक्योरमेंट हम लोग देखते हैं, ये पहले कभी भी ऐसा हुआ नहीं था जब हम लोगों का पेडी प्रोक्योरमेंट 433 लाख मेट्रिक टन होगा। 50 लाख फार्मर्स को बेनिफिट व्हीट प्रोक्योरमेंट में हुआ है। ऐसे ही हम लोग पेडी प्रोक्योरमेंट में 900 मेट्रिक टन और 1.5 फार्मर्स को बेनिफिट मिला है। ये जो पैसा जा रहा है ये किसके घर में जा रहा है? ये गरीब के घर में जा रहा है या अमीर के घर में जा रहा है? PMIY घर हो रहा है, किसका हो रहा है? गरीब का हो रहा है या अमीर का हो रहा है? फार्मर्स को पैसा दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं? जनधन अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं सर? हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, मुफ्त का चावल दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं? हम अमीर को दे रहे हैं या गरीब को दे रहे हैं? तो यही सर वही बात, ये सरकार देश की सब गरीब नागरिक के ऊपर काम कर रहे हैं। इनका इंटेंशन देखिए, देश का प्रधानमंत्री सर जब प्राइस राइज होता है सबको दुख लगता है, सबका कष्ट होता है। हम भी कभी नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री को आज 304 सांसद लाके हमको ये देश का सेवा करने का मौका दिया है, उनको परेशानी हो, उनका कष्ट हो, इसके लिए हम लोग यही काम करेंगे। उनको कैसे सेवा करेंगे, कैसे अच्छी तरह से काम करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। और हमें उम्मीद है जब फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्लाई आएगा, उस रिप्लाई में देश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, देश को कैसे प्राइस राइज के मुद्दे पे हम लोग पहले काम करेंगे, उसके ऊपर निश्चित हम लोगों का बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर मिलेगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभापति महोदय, सदन में आज बढ़ी हुई महंगाई से आम लोगों के जीवन पड़े प्रभाव को लेकर चर्चा हो रही। सभापति महोदय, 10 दिन 18 तारीख से लेके और पिछला जो 28 तारीख था, 10 दिन का समय पक्ष विपक्ष ने जहां करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लोकसभा चलाने को लेके, और पूरे देश का नौजवान किसान लोकसभा की ओर देखता है सत्र कब चलेगा, कब सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देगी, और इस बात में 10 दिन गंवा दिए। इसमें विपक्ष से विपक्ष से साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी 2 दिन बराबर इस बात के खराब किए कि इस बात को लेकर राष्ट्रपति की बात की माफी मांगे। ये चाहते, मैं धन्यवाद दूंगा लोकसभा अध्यक्ष जी का, जिन्होंने बीच बचाव करके आज सदन को चलाया। क्या हुआ? और आज पूरा देश इस ओर देख रहा है कि महंगाई जैसे मुद्दे पे चर्चा हो रही है। सबसे सर्वदलीय बैठक में भी हमने लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से सदन में महंगाई पे चर्चा कराने की मांग की,
और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस विषय पर अपना पक्ष रखा। आज सत्ता और विपक्ष के साथियों को महंगाई को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। सत्ता पक्ष की तरफ से मैं देख रहा था कई लोग बड़ा लंबी तैयारी के साथ आए। ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल के अंदर वापस विस्तार होने वाला है। बहुत अच्छा वक्तव्य कई लोगों ने दिया। मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि हो सकता है मंत्रिमंडल के अंदर आ गए। सौद महोदय, इस मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चर्चा महंगाई पे तभी साबित होगी जब सरकार देश में महंगाई को नियंत्रित करने को लेकर तत्काल ठोस कदम उठाएगी, सदन के सदस्यों के सुझाव पर अमल करेगी। मेरे पंजाब से आने वाले पूर्व मंत्री ने इस बात की चिंता जाहिर करी। किसानों का आंदोलन जो देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, ऐतिहासिक आंदोलन था, और 1000 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि बिल, काले कानून वापस लिए। तब ये बात हुई थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को लेकर और एमएसपी, तमाम जो फसलें एमएसपी के दायरे को लेकर ये बहुत बड़ी मांग थी, किसानों की जायज मांग भी थी। इसको लेकर कमेटी बनाई और इनको एमएसपी के दायरे में लाने की बात की। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस ओर अभी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और किसान वापिस सड़कों पर। मेरी मांग रहेगी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें और किसानों के जितने भी मुद्दे थे जिसको लेकर किसान आंदोलित थे और तीनों कृषि बिलों के वापस लेने के साथ ही जो सरकार ने आश्वासन दिया, सरकार को इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसानों को अपने वादे में सरकार को खरा उतरना चाहिए। सरोज महोदय, मैं वर्तमान सरकार के कार्यकाल में महंगाई ने किस स्तर को छुआ, उसे निर्धन और मध्यम तबके पर जो खराब असर पड़ा वो चिंताजनक है। लेकिन 2009 से 14 जब कांग्रेस का कार्यकाल था, यूपीए के कार्यकाल वाली सरकार में भी बहुत ज्यादा महंगाई थी। तभी भाजपा वालों ने एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा आप लोगों ने दिया था और देश की जनता ने आपको भरोसा करके एनडीए को सत्ता में काबिज करवाया 2 बार। पिछली बार तो मैं भी आपके साथ था एनडीए के अंदर, लेकिन एक आपके साथ ही तो वोट मांगे। प्लीज हनुमान मेरीवाल जी, हनुमान मेरीवाल जी, मना कब कर रहा हूँ? हनुमान मेरीवाल जी वोट मांगे थे। हनुमान मेरीवाल जी, वर्तमान सरकार ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए और एक समाचार पत्र में प्लीज बाइंड अप लिखी बात कोई सदन में दोहरा रहा हूँ कि घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई चिंता का विषय और कर का बोझ उस वर्ग पर डाला जा रहा है जिसके हाथ में करने के लिए काम नहीं है, जिसकी जेब और पेट खाली है, उस वर्ग को कर में छूट दी जा रही, जिसकी तिजोरियां भरी हुई है। और ये बात काफी हद तक सही भी है मोदी। ऐसे में आमदनी बगैर अर्थव्यवस्था और पानी बगैर नदी की कल्पना करना बेमानी है। स्रोत सूख गए तो समझिए दोनों का अस्तित्व संकट में और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी कुछ इस दिशा में बढ़ रही है। और जाहिर है कि देश की मौजूदा आर्थिक नीतियों आमजन के अनुकूल नहीं, क्योंकि एक तरफ अरबपतियों की संख्या तो बढ़ रही, लेकिन मध्यम वर्ग की जो हालात है, गरीबी का दायरा बढ़ा और चिंता के प्रतिकूल नीतियों के कारण बाजार में मांग नहीं होने के बाद भी महंगाई। आज 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। रोज मोदी अर्थव्यवस्था में आ रहे, आप तो 2 मिनट में घंटी बजाते डिस्टर्ब करते थे साहब। तो जो होता है वो भी है कि 2 मिनट में क्या बोले आप, इतनी तैयारी करते हैं। 2 मिनट अगर आप दें तो मैं बोलूं, नहीं तो बैठ जाऊं। मैं बता दो आप 2 मिनट बोलना, सबको टाइम। सरोज मोदी, उतार चढ़ाव के कारण वास्तव में भारत में सभी वस्तुओं का मूल्य तेजी से बढ़ा और जिसका वस्तुओं के आयात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वित्तीय बाजारों में अस्थिरता देखना, आप क्यों डिस्टर्ब करो मेरे को मिली। और ये सही है कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा, उसके बावजूद रूस यूक्रेन के युद्ध से भी असर पड़ा। लेकिन हम कोरोना की बात को दोहराते हुए आखिर कब तक देश की जनता को महंगाई की आग में धकेल रहे हैं, इस बात पर सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। सरोज महोदय, सरकार को इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि देश में महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही, जिससे आम लोगों का जीना दुभर हो गया। पेट्रोल डीजल से लेकर फल सब्जी के दाम, 1 मिनट में समाप्त करो सर प्लीज। दाम आसमान पर है। आपकी सरकार में पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान पर है, इनकी दरें बढ़ने से प्रत्येक असर महंगाई पर पड़ा। ऐसे में 2014 में जब आपकी सरकार बनी और आज की बात करें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। इसलिए मेरी मांग है पेट्रोल डीजल की कीमतों को और ज्यादा कम किया जाए, किसान को खेत में अपना ट्रैक्टर जोतने के लिए कम कीमत पर डीजल मिले, आम आदमी कम किराए में सफर कर सके। आपने मई माह में एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल 9 रुपए 55 पैसे खत्म कराऊं सब 1 मिनट लास्ट खत्म कराऊं, डीजल 7 रुपए सस्ता किया है। बावजूद इसके उत्तर भारत के प्रमुख 15 शहरों में Sir, first of all, I take this opportunity to extend my sincere thanks to the Honorable Speaker for having admitted this discussion under Rule 193 regarding the price rise. Sir, I am confining to my point in respect of the GST, 5% of GST on food grains. All other issues have already been elaborately discussed in the House
in respect of the price rise. Sir, the famous quoting of inflation, I would like to quote, inflation is nothing but taxation without legislation. Unquote. This is the thing recently which has happened in our country. There is nothing to explain regarding the inflation. And the alarming situation now the country is facing is because of this 5% of GST rate on food grains that has adversely affected the common people, the people, marginalized sections of the society is directly affected, and that is still having utter confusion among the consumers, among the traders, and the people at large, utter confusion among the state government as well as the central government. Sir, the inflation rate is all-time high since 2014. It has increased to 7.79% in April 2022, while the market forecast for the period was just 7.5%. Food inflation accelerated for the 7th straight month to 8.38%, highest since November 2020. Inflation in cost of transportation and communication 10.91%, health 7.21%, footwear 12%, clothing 9.51%. The inflation is staying above the 2% to 6% mark, tolerance limit set by the RBI continuously for the last 4 months in a row. This is the situation which is prevailing in our country. Sir, one side the Reserve Bank of India is taking their own monetary measures so as to address the price rise, and also giving and cautioning all the state governments and the central government to address the situation to curb the inflation. Yes, I do agree that the government of India in June has announced an excise duty exemption cut of ₹8 per litre on petrol and ₹6 per diesel, and some other measures have already been taken as far as the import duties on raw materials for steel and plastic, and has also announced ban on wheat exports. Some measures are already taken by the government of India. I would like to pose a specific question to the Honorable Finance Minister, whether the measures taken or adopted by the government is sufficient to curb the inflation. Sir, according to me, no. The government totally failed in addressing the inflation and the price rise which is prevailing in our country. Sir, to fuel the fire, on 18th July, 5% of GST has been imposed on all the food grains, especially on cereals, rice, flour, and curd, which are pre-packed and labeled. Sir, since it is a matter of getting additional revenue, I would like to believe our Honorable Home Minister, and also I would like to believe, Honorable Finance Minister, Union Finance Minister, as well as the State Finance Minister. Mr. Chairman, sir, you may be well aware, the State Government of Kerala and the Finance Minister unequivocally stated in the press conference, this is absolutely the responsibility of the union government. The state government has never spelt about increase of 5% duty or the GST on the food grains. This is the situation. Center is blaming the state government and the state government is blaming the central government. The consumers and the traders, shopkeepers, all are in big trouble. And who is responsible for that? Utter confusion is there. And what are the legalities? I am not going to want all the... Sir, the turmoil has started. For the first time, the GST has moved from commodity-wise taxation to the package-wise taxation. Sir, please, I may be given 2-3 minutes. I am confining to a particular point alone. Sir, I don't understand what is the necessity and urgency of imposing 5% of GST on food grains. It was taken by the GST Council without having any proper preparation and without having any homework. Sir, for example, I will take the confusion. Rice, if it is pre-packed and labeled as per the Legal Metrology Act and rules and kept in a shop, it is going to be 5% rate. If it is packed in the presence of a consumer, the rate is 0%. If a shopkeeper takes 5 kilograms loose from a 30 kilogram bag and give to a consumer, rate is 0%. If the same shopkeeper takes 5 kilograms loose from a 25 kilogram bag, he will have to bear 5% from his own pocket when he cannot collect from the consumer. Sir, do you mean to prove these transactions based on the CCTV footage on petty shops? How you are going to assess this? See, this is on the same product. Kindly examine and revisit the situation. And another thing is, sir, paneer butter masala has become the star menu in social media. Sir, if you examine, GST for butter is 12%, GST on paneer is 5%,
masala it is 5%, and what is paneer butter masala? Sir, I could give a fine answer. Since it is cooked and ready to serve its GST, it can be considered as 5%. Since different items are different, sir, please. So different items and different tax rates are included, it can be considered as 12%. Since it is not included in any schedule, it can be considered as 18%. Since it can also be considered as a luxurious item by an officer, then it can be 28%. Sir, what would be the fate? Whether any clear clarity is there as far as the government? Sir, please, 2 minutes, let me conclude. And who is being benefited, sir? Multinationals and malls and even online giants have elaborate system to adapt the changes. But our consumers and the small-scale traders are in big trouble. Sir, let me conclude, please. So, nothing is clear about this thing. So the basic reason for the present inflation is a man-made catastrophe, according to me, the untimely and the antagonistic decisions of the central and some state government. Yes. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में भाग लेने का अवसर दिया। तो पिछले काफी देर से हमारे अपोजिशन साथियों की मैं बात सुन रहा था और उनकी बात सुन के एक इंग्लिश मुहावरा मुझे याद आया कि